फैमिली औकाफ इस तरीके से शुरुआत हुआ। फिर हमारा देश आजाद हुई। उसके बाद 1954 में वक्फ एक्ट पारित हुआ, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड्स का गठन का प्रावधान वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में 1959, 1964, 1969 और 1984 में वक्फ एक्ट 1954 को फिर से संशोधित करके यहां से पास हुआ और 1995 में सबसे ब्रॉड बेस बिल फाइनली जो आया, जिसको आज हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसमें ट्राइब्यूनल गठन का प्रावधान रखा गया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो आज के दिन में मैं उसका अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं, उसका गठन हुआ। जो वक्फ जिसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, यह प्रावधान शुरू हुआ है। अध्यक्ष महोदय जी, ये जब चल रहा था, समस्या तो है, सबको मालूम है, और कमेटी का रिपोर्ट का भी मैंने जिक्र किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हमको ये एक मेजर अमेंडमेंट आज लेके आना पड़ा। 2013 में यूपीए सरकार था और चुनाव सर पे था, चुनाव आने वाला था। उसमें यूपीए सरकार ने कदम उठाया कि कुछ बदलाव लाना चाहिए। उस समय सर यूपीए सरकार ने जो चेंजेस लाया है, उसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताना चाहता हूं। उस समय भी जेपीसी गठन हुआ, आज भी जेपीसी बनी है। फर्क क्या है सर? उस समय का सेलेक्ट कमेटी में 13 मेंबर थे और इस बार के जेपीसी में 31 मेंबर्स। उस समय का सेलेक्ट कमेटी का टोटल सीटिंग हुआ 22 बार, इस बार का जेपीसी का टोटल सीटिंग हुआ है 36। उस समय टोटल डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर जो सेलेक्ट कमेटी के सामने में पेशकश हुआ 18 और इस बार 284। उस समय 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा हुई, इस बार 25 स्टेट बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, 5 माइनॉरिटी कमीशन और कई विधायक एमपी, तो उसका हिसाब ही नहीं है। टोटल मेमोरेंडम रिसीव किया उस समय 32 और इस बार का तो मैंने पहले बता दिया 97,27,772 प्लस अनौपचारिक रूप से हमारा मंत्रालय में भी लाखों की संख्या में हमने रिसीव किया है। उस समय का सेलेक्ट कमेटी कहां विजिट किया? ले, जम्मू, श्रीनगर। उस समय ये तीनों एक ही स्टेट था। ले अभी यूनियन टेरिटरी हो गया, जम्मू, श्रीनगर। और इस बार कहां विजिट किया, मैंने आपका नाम पहले ही बता दिया, किस किस शहरों में इस कमेटी ने विजिट किया है। अध्यक्ष महोदय जी, जब हम लोग महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड संदर्भ को भी रखते हुए मैं बात को रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, यहां कहा गया है कि हम जो कदम उठा रहे हैं मुसलमानों को नुकसान होगा। कई लोगों ने कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है और मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना बात को रखा है। ठीक है, बात रखने का अधिकार है, लेकिन मैं बहुत ही साफ तरीके से ये सारे जो आरोप लगाए हैं उसको मैं खारिज करना चाहता हूं। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी, ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और किसी के पास हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम के पास ही रहेगा। कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो वाकिफ होता है वो एक मुसलमान ही होता है, और जो औकाफ बन जाता है, वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है, उसको मैनेजमेंट कौन करता है? मुतावाली, वो भी मुसलमान ही होना पड़ता है।
और किसके लिए वक्फ क्रिएट करता है? 3 पर्पस के लिए, धार्मिक रिलीजियस पर्पस, अच्छा काम के लिए, पायस भगवान के नाम में, अल्लाह के नाम में, और चैरिटेबल भला के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, तो वो मुस्लिम ही होगा। तो यहां ये सवाल ही नहीं उठता है कि नॉन मुस्लिम मुस्लिम धार्मिक भावना और धार्मिक व्यवस्था या वे किसी भी तरीके से मुस्लिम प्रॉपर्टी में, मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम हस्तक्षेप कर रहा है, ये सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं, ताकि हमारा जब डिबेट का जब सिलसिला शुरू होगा तो सुझाव हमको चाहिए कि वक्फ मैनेजमेंट में, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड को और ताकत बनाने में क्या क्या और काम करना चाहिए, ये सुझाव हमारे माननीय सदस्यों से मिल सके। जो इंसान, जो मुसलमान अपना प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के माध्यम से अगर चलाना चाहता है वो चला सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है, अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं आपको पूरा इसके लिए इजाजत है। तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है, वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने सर जो प्रावधान किया है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये 3 बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये 3 जो व्यवस्था है ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। आर्टिकल 25, 26, 30 का हवाला देकर के कई बार लोगों ने हमारा खिलाफ, इस बिल का खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ में लोगों ने कहना शुरू किया है। तो मैं आज जरूर इसका जवाब देना चाहता हूं कि हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल मत बोलिएगा अपना बात रखते समय कि सरकार या कोई गैर मुसलमान के जो कामकाज में उसका तौर तरीके में हस्तक्षेप कर रहा है, ये मत बोलिएगा। वैसे तो कोर्ट केसेस बहुत है, मैंने दूसरे सदन में भी कोर्ट करके बताया, यहां मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूं ताकि कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया है वो भी क्लियर हो जाए। सैयद फजल पुकाया तंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केरला हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर पास किया उसमें कहा गया है, हाई कोर्ट, द वक्फ बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, it is not a representative body of the Muslim community, वक्फ प्रॉपर्टी है। इसलिए कोर्ट का जजमेंट बहुत साफ हमारे सामने में दिखाई देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ। क्या कहा गया है उसमें? हाई कोर्ट, a mutawali's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawali are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इसलिए मुतावालिस को ऊपर में निगरानी रखने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। तिलकायत श्री गोविंदलाजी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें कहा गया है, मैं कोट करता हूं, राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट के बारे में इतना क्लियर
कोर्ट ने कहा है, कई केसेस है, मैं बहुत कम आपके सामने में साइट कर रहा हूं। अब मैं 2013 के बारे में आपको बताया, अब उसको थोड़ा सा अंदर घुस के आपको बताऊंगा और आपको भी सुन करके लगेगा कि आज कितना जरूरी था आज जो संशोधन बिल लेकर के हम यहां आया है। 2013 में ये जो कमेटी वगैरह जब बनाया, 5 मार्च 2014 में कमेटी 13 में गठन हुआ और पारित हुआ दोनों सदनों में। फिर 2014 5 मार्च को, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई होकर के कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, तब हनन फनन में उस समय के यूपीए सरकार ने देश का राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। ये प्रॉपर्टी किस मिनिस्ट्री में आता था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का अंदर में आता है। तो आप सोच के देखिए, 1970 से केस चल रहा था और पेंडिंग है, कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, वो पेंडिंग है। और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स वगैरह आप नाम सुनेंगे, लिस्ट बाद में मैं दे दूंगा। ऐसा प्राइम प्रॉपर्टी